स्टार्ट करते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का क्या नाम है? आप डायरेक्ट में हेडिंग देख पा रहे होगे, दैट इज चैप्टर नंबर 17, लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर जिसको हम 17 कह रहे हैं। और ये दो चीजों के बारे में बात करेगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 17। ये चैप्टर 17 है, ये बेसिकली दो चीजों के बारे में बात करेगा। पहला, ये बात करेगा डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर ऑफ चेक, जिसको बोलते हैं चेक का अनदर। अपन ने डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट तो पढ़ ही लिया है। कैसे होता है? अभी एक होता है नॉन पेमेंट या नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से हो जाता है, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी स्थिति उन्होंने अलग दी है। अब प्रश्न आता है कि डिसऑनर ऑफ चेक कैसे होगा। तो डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 17 बताता है कि किसी चेक का डिसऑनर कैसे होता है। और दूसरी चीज हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, डिसऑनर ऑफ चेक के साथ साथ क्या पढ़ने वाले हैं, वो होने वाला है कि अगर डिसऑनर हो गया तो अगर जिसने डिसऑनर किया, मतलब डिसऑनर में किसी ना किसी की गलती होगी, वहां पे एक्सेप्टर की गलती थी या मेकर की गलती थी। मेकर पेमेंट नहीं कर रहा था, एक्सेप्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, या जो एक्सेप्टर था वो पेमेंट नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था ना, तो डिसऑनर हो रहा था। अब यहां पे कह रहा है कि डिसऑनर ऑफ चेक पहली बात तो कैसे होगा, पहली कंडीशन। और डिसऑनर ऑफ चेक में पेनल्टीज क्या होंगी। पेनल्टीज अपनी भाषा में पनिशमेंट जिसको हम बोलते हैं, अर्थात व्यक्ति को दंड क्या मिलेगा। तो दो चीजें हमें देखनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस चैप्टर के लिए। अब देखिएगा, सबसे पहले इस चैप्टर की हम रूपरेखा समझते हैं, कैसा क्या है इसमें। अब देखिएगा, ये चैप्टर आपको सबसे पहले ये बताइए, एनआई एक्ट को, जो आपको एनआई एक्ट है इसको कब लागू किया गया? तो जो आपका एनआई एक्ट, जल्दी बोलेंगे, फर्स्टली पहला चीज, एनआई एक्ट कब से लागू हो रहा है? ये पहली चीज हो रहा है 1 मार्च 1882, इस दिन ये लागू हो गया। और कहां लागू हुआ? ऑल इंडिया में एक्ट को क्या कर दिया हमने, लागू कर दिया। तो पहली डेट तो हमें जो याद करनी है वो हो गया। अब इस चैप्टर के बारे सारे बहुत सारी चीजें हैं। देन हम क्या करते हैं, क्या ये जो प्रोविजंस हैं ये पहले से यहां पर थे या ये बाद में जोड़े गए? प्रश्न आता है, क्या ये प्रोविजन थे? पहले आपको मैंने बताया था इस एक्ट का नेचर क्या था। पहले इस एक्ट का नेचर था सिविल। पहले इस एक्ट का क्या नेचर था? सिविल था। लेकिन अब सिविल में क्या होता है, थोड़ा सा प्रोसीडिंग में टाइम लगता है, कार्यवाही थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। तो इसलिए हम एक अमेंडमेंट लेके आते हैं। कब लेके आते हैं अमेंडमेंट? मैंने आपको बताया था, अमेंडमेंट लेके आते हैं। कब हुआ भैया इसको क्रिमिनल? कब बताया था मैंने आपको? ये अमेंडमेंट आता है आपका 1989 में। तो पहली बार 1989 में इस एक्ट में क्रिमिनल प्रोविजन जोड़े गए, अर्थात इसको क्रिमिनल प्रोविजन लाके इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। अब क्या किया गया इस एक्ट के माध्यम से? तो 1988 का एक्ट था। अब इस एक्ट किस एक्ट के माध्यम से अमेंडमेंट हुआ था? सबसे पहले देखिएगा, जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था द बैंकिंग पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। क्या है? द बैंकिंग। ये मेंस में लिखने को आप लिखोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, ऐसे प्रीलिम्स वगैरह में डीपली तो नहीं पूछेंगे। द बैंकिंग पब्लिक फाइनेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉ, ठीक है, कब का? 1988। इस एक्ट के माध्यम से उसमें अमेंडमेंट किए गए। और अमेंडमेंट करके किया क्या उन्होंने? क्या किया भैया अमेंडमेंट करके? तो जो ये अमेंडमेंट हुआ 1988 का, इसके माध्यम से उन्होंने कुछ सेक्शन जोड़ी। मतलब 138 से लेके, कौन सी सेक्शन, मतलब कहां तक जोड़ी? 138 से लेके 142 सेक्शन जोड़ी। और ये लागू कब से किया गया? ये वाला अमेंडमेंट कब से उन्होंने लागू किया है? तो ये अमेंडमेंट आपका लागू है 1 अप्रैल 1989। तो दो चीजें हमें देखिए समझ में आई। क्या क्या दो चीजें समझ में आई आप देख पा रहे? पहला ये चीज समझ में आ रही है हमें, पहला ये वाला अमेंडमेंट आपको दिख रहा होगा, और दूसरा अमेंडमेंट कहाँ है? ये। तो अभी पहले अमेंडमेंट की कहानी है समझ लो। इसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं समय समय पे, और होते क्या रहते हैं, हुए हैं चेंजेस। तो यहाँ पे चीजें समझ में आई आपको। कहां तक हो गया? 142 तक जुड़ गया। अब इसके बाद, अब पहला अमेंडमेंट हो गया, इसके बाद क्या किया गया भैया? क्या यहीं पर कहानी खत्म हो गई? नहीं भैया, यहां पर कहानी तो अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है 2002 का अमेंडमेंट। कौन सा आता है? अब देखिए तीसरा अमेंडमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं 2002 का अमेंडमेंट। 2002 का अमेंडमेंट आता है
और ये अमेंडमेंट को लागू कब किया गया? देखिए इसको लागू कब से किया गया है? इसे किया गया है 2003 से हमने लागू किया गया, क्योंकि देखिए आना अलग होता है और लागू करना अलग होता है। तो लागू किया हमने 2003, और 2003 में भी अगर हम जाए तो कब से? 6 फरवरी 2003 से हमने इसको क्या किया है? लागू कर दिया है। अब हुआ क्या था इसमें? तो इसमें भी जो चैप्टर 17 है इसमें से कुछ सेक्शंस जोड़ी गई थी, जिन सेक्शन को बोलते हैं 143 से लेके 147 सेक्शन था। अब देखिए चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अभी मैंने कहने का मतलब है, जब ये एनआई एक्ट आया था तो ये पूरे प्रोविजन यहां पर नहीं थे। मतलब जैसे जैसे आवश्यकता होती ना, एक आपने कहावत सुनी होगी, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है। ये आविष्कार तो नहीं है, लेकिन आवश्यकताओं के आधार पर चीजें खोजी भी जाती है और चीजें जोड़ी भी जाती है। तो वही आप जैसे साइंस वाले बोलते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है, तो लॉ वाले अपन क्या बोल सकते हैं? आवश्यकता अमेंडमेंट की जर्नी होती है। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, तो आवश्यकता संशोधन की जननी होती है। तो अभी देख लीजिए, अब समय समय पर अमेंडमेंट होता रहता है, तो यहां तक हो गया। तो अब यहां तक की कहानी आई, अभी यहां भी कहानी खत्म नहीं हुई, ये एक्ट में बहुत अभी कहानियां हैं, ठीक है। तो कहानी पढ़ेंगे। अब क्या होता है इसके बाद? इसके बाद हम आते हैं 2015 के आसपास, ठीक है। कब आते हैं? 2015 के। कुछ एक केस आया था, दशरथ रूप सिंह का केस एक था, ठीक है। वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे कौन कौन से केसेस आए थे, अपन एक क्लास में स्पेसिफिकली पूरे केसेस डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज समझिएगा, सबसे पहले कितनी सेक्शन थी इसमें? 137 थी। सिविल नेचर था। हम क्या करके लाए? पहली बार हमने क्रिमिनलाइज नेचर किया, और एक मतलब एनआईए आता है, देन इसका ये दूसरा अमेंडमेंट आया, ये तीसरा अमेंडमेंट आया। अब आ जाते हैं इसके फोर्थ अमेंडमेंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ अमेंडमेंट ये कब से आया? फोर्थ अमेंडमेंट बताइए, ये कब से आया? ये 2015 से, ठीक है। ये आया है 15 जून, दशरथ रूप सिंह के केस के इफेक्ट को दूर करने के लिए। तो आता है 15 जून 2000, कब का? 15 में आया। इसमें क्या जोड़ी गई? इसमें दो सेक्शन जोड़ी गई इसके माध्यम से, 142 ए और कौन सी जोड़ी गई? 140 कौन सी जोड़ी गई? 142 ए और 142 का क्लॉज 2 जोड़ दिया गया। ये दो सेक्शंस अपन ने जोड़ दी। ये क्या हुआ था? थोड़ा सा केस आया था, उसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तविकता में केस कहां इंस्टीट्यूट किए जाएंगे, क्योंकि देखिए पहले नॉर्मली केस इंस्टीट्यूट करने को लेकर अलग प्रोविजन थे, लेकिन इस केस ने आकर क्या पकाई थी? खिचड़ी पका दी। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि भैया वास्तविकता में केस होने कहां इंस्टीट्यूट है। तो उसके लिए ये केस, इसकी इफेक्ट को दूर करने के लिए, मतलब आप बोल सकते हो दशरथ रूप सिंह का जो केस था, इसमें जो इफेक्ट पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, इसके इफेक्ट के बाद थोड़ी सी अफरा तफरी मच गई थी कि जो पुराना केस था वो कहां जाएगा, नया कहां पे होगा। आदमी यही घबरा रहा था कि अब कौन सा केस कहां जाएगा। तो इसके इफेक्ट को दूर करने के लिए अब ये लेके आते हैं। और इसमें जो आखिरी अमेंडमेंट होता है, जिसको हम 5वां अमेंडमेंट बोलते हैं, ये कब से किया गया है? ये आपका हो रहा है 2018 से। कब से हो रहा है? 2018 से इसमें लास्ट अमेंडमेंट हुआ। इसके माध्यम से कंपनसेशन के रिलेटेड प्रोविजन जोड़े गए कि भैया पहले आदमी को कंपनसेशन नहीं देना पड़ता था प्रतिकर पैसा, लेकिन हमने कहा कि तुम बदमाशी करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बल्कि अगर आप कोई तुम अपराध करोगे तो उसके लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो कंपनसेशन के लिए दो सेक्शन जोड़ी गई, 143 ए जोड़ी गई और 148 जोड़ी गई। अब दो सेक्शन हो जाती है आपकी कंपनसेशन से रिलेटेड। तो यहां पर जाके कम से कम आप बोल सकते हो 2018 में जाके इसमें हो गई है 148 सेक्शन। तो ये कहानी कहां से चालू की थी? पहले 137 सेक्शन थी, पहले तो एक्ट ही नहीं था। 1 मार्च से जो कहानी चालू हुई थी, कब से? कब से हुई थी? 1882 से। और फिर जब एक बार बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो बात निकली कब थी? 1 मार्च 1882 से, और जाते 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 और बात कहां खत्म हो गई? 2018 तक आते आते। जब मतलब अगर आप 1 मार्च 1882 के पहले देखो तो एनआई एक्ट था ही नहीं। एनआई एक्ट आया 137 सेक्शन, फिर 138 से लेकर 142, फिर 142 से लेकर 147 बढ़ाई, फिर बीच में कुछ जोड़ी, और अब फाइनली कितनी हो चुकी है? 148 सेक्शन हो चुकी है। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें अमेंडमेंट याद रखना है। क्या पहले कुछ नहीं हुआ था? कौन वाले? पहले वाले में तो केवल एनआई एक्ट आया था। एनआई एक्ट आता है 1 मार्च 1882 को। फिर क्या होता है? दूसरे में आपकी ये जोड़ दी गई थी, आपकी 138 से लेकर 142 इस एक्ट के माध्यम से जोड़ी गई थी। तीसरे में आपका क्या जोड़ा गया अमेंडमेंट में? इसी चैप्टर में, इसके माध्यम से 2003 में 143 से लेकर 147 जोड़ी गई। फिर बीच में
चौथे में क्या किया, 142A और 142 का क्लॉज 2 जोड़ा गया और आखिरी में 143A और 148 सेक्शन जोड़ी गई। ये बाद में पढ़ेंगे कि सब में है क्या, पहले तो ये समझो कि हुआ क्या। बच्चे का नामकरण तो बाद में होगा, पहले बच्चे को पैदा तो होने जाने दो। यहाँ पे क्या हुआ, ये बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, अब नाम बाद में रख देंगे, पढ़ बाद में लेंगे उसके बारे में कि भैया शरारत वाला पैदा हुआ है कि अच्छा पैदा हुआ है, वो सब बाद में देखेंगे। तो ये चीजें समझ में आई। अब क्या बताया मैंने आपको इसके पहले, आइए सबसे पहले मैंने आपको बताया ये चैप्टर दो चीजों के संबंधित है। पहली बात, ये चैप्टर बात करता है डिसऑनर ऑफ चेक, चेक का अनदर कैसे होगा। देखिए ये पूरा एनआई एक्ट तीन चीजों के बारे में बात करता है, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिसऑनर ऑफ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे होता है, कैसे होता है, नॉन पेमेंट और नॉन एक्सेप्टेंस। सेक्शन 91 से आपको शायद प्रोविजन याद होंगे। नॉन एक्सेप्टेंस से क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, और नॉन पेमेंट से दोनों। पेमेंट तो किसमें भी नहीं करोगे, एक्सेप्टेंस की जरूरत केवल कहां पड़ती है, बिल ऑफ एक्सचेंज, और पेमेंट की जरूरत तो दोनों में पड़ती है। तो यहां तक, लेकिन चेक के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़े से प्रोविजन अलग रखे गए, वो डिसऑनर थोड़ा सा उसको अलग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें केवल डिसऑनर नहीं कराना है, बल्कि उसके साथ साथ हमें क्या करनी है, व्यक्ति को दंडित भी करना है। तो पहले दंड के प्रोविजन नहीं थे, पहले दंड के प्रोविजन जोड़े गए, और फिर दंड के प्रोविजन के साथ साथ क्या किया हमने, दंड के प्रोविजन तो जोड़ ही दिए, इसके साथ साथ हमने एक और चीज की, वो क्या थी, अब कंपनसेशन की बात भी आ गई है कि भैया दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। आदमी कहता है दंड होगा तो देख लेंगे, लेकिन कंपनसेशन भी आपको करना देना पड़ेगा। कंपनसेशन किन मामलों में देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा, इन चीजों को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। चीजें समझ में आई हैं, यहां तक चीजें आपको समझ में आई। फिर हम आगे चले, देखिए जल्दी जल्दी आगे नहीं भरना, एक एक पॉइंट को उठा के चलेंगे। अभी डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सेक्शन पे नहीं कूदेंगे, चीजों को पहले समझेंगे। सेक्शन तो कूदना है ही, सेक्शन तो में पढ़ना है ही, लेकिन सेक्शन को हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अब आ जाता है देखिए दूसरा पॉइंट। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि अच्छा ये बताइए आप लोग कि जो चेक होता है उसका डिसऑनर यहां तो बता दिया गया। देखिए दो तीन चीजें पहले और देख लेते हैं। किस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं हम, चेक के बारे में, चेक के बारे में पढ़ रहे हैं ना। अब मैं आपसे अभी देखिए मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने विशेषताएं बताई थी, कुछ विशेषताएं किसकी थी, बिल ऑफ एक्सचेंज की लिखवाई, कुछ प्रॉमिसरी की। दोबारा से रिवाइज करेंगे कि चेक की क्या विशेषता है, चेक में कुछ विशेषता तो होगी ना, अंतर भी होता है बिल ऑफ एक्सचेंज चेक में, ये आप लोग को लिख के लाना है, मैं नहीं तो लिखवा दूंगा पूछे, क्योंकि देखो एक तो चीज बोली गई है, मैंने बोला था ना, जैसे आपने अगर आईपीसी पढ़ी होगी तो लिखा है ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट, हर मर्डर हत्या आपराधिक मानववध है, लेकिन हर आपराधिक मानववध हत्या नहीं। सही बोल रहा हूं मैं, सेम चीज, जितने भी चेक हैं सब बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि चेक क्या है, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन हर बिल ऑफ एक्सचेंज जरूरी नहीं है चेक, वो चेक भी हो सकता है, वो आपका डिमांड ड्राफ्ट भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। इसलिए दोनों में अंतर है कि नहीं है, बहुत सारे अंतर है। अंतर क्या है वो बाद में देखेंगे, वो हम बाद में अलग से कंपैरिजन करेंगे, लेकिन आज हम पढ़ते हैं चेक की कुछ विशेषताओं के बारे में कि चेक की भैया क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप लोग बताते चलेंगे क्या क्या विशेषताएं होती है, चलिए बताइए, मतलब कुछ कुछ लक्षण या विशेषताओं के बारे में जो हमें पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आप कह सकते हो ये चेक है। क्या विशेषता है, पहली चीज, चलिए पहली बात तो फॉर्मेट एक फिक्स होता है, एक फॉर्मेट क्या होता है, फिक्स होता है, एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में लिखा जाता है। बल्कि मैंने आपको बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का कोई फॉर्मेट नहीं होता, यहाँ पे चेक बुक का एक साइज होता है, एक फॉर्मेट होता है कि भैया ऐसा वैसा फॉर्मेट आपको दिखा चुके, दोबारा भी दिखाएंगे, दोबारा देख लीजिए चेक के फॉर्मेट। उसमें दो तीन चीजें मैं आपको और बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे कहानी, एक एक चीज को समझना है बहुत अच्छे से। अब देखिए ये आपका चेक का एक फॉर्मेट आ गया, ठीक है, दिख रहा है ये वाला फॉर्मेट चेक का, ठीक है। एक चेक का सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेट, उसमें आपको दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए ये आ गया एक चेक का फॉर्मेट। अब एक दो तीन चीजें देखिएगा, सबसे पहले इस चेक में जो आपको मैं बताने वाला हूं वो ये है। आप देखिए
पहली चीज जो ये लिखा है HDFC, ये कौन होता है हमेशा, जिसको हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, बोला है कि इसको बैंकर पे लिखा जाता है, इसको एक स्पेसिफाई बैंकर पे लिखा जाता है। तो किसी ना किसी बैंकर पर, जिस बैंकर पर लिखा जा रहा है वो हो गया ये जो पे लिखा है ये कौन होता है उसमें, पेई। पेई मतलब जिसका नाम मिल जाएगा केवल उसी को पैसा मिलेगा। होल्डर तो कोई भी हो सकता है, नाम नहीं लिख रहा है, जिसको जिसके पास है वो होल्डर है, लेकिन जो पैसा किसको मिलेगा, जिसका नाम वहां पे होगा। तो जिसको पैसा मिलता है वो होता है पेई। तो यहाँ पे ये सैंपल वगैरह कंपनी लिखा ना, सैंपल पेई कंपनियां, यहाँ पे कुछ भी नाम होता है ये पेई है। और जो यहाँ पे इसके साइन होते हैं, लिखना ऑथराइज सिग्नेचर, यहाँ पर जो व्यक्ति साइन करता है इसी को बोलते हैं ड्रॉवर। तो तीन पार्टीज होती है, ड्रॉवर, पेई और जिसको हम बैंकर या ड्रॉई कहते हैं, ये तीन व्यक्ति होते हैं। समझ में आया। चेक स्पेसिफाई एक फॉर्मेट है, कोई भी चेक देख लोगे आपको लगभग सेम मिलेगा। यहाँ हमेशा डेट डलती है, यहाँ पे एक नंबरिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे एक नंबरिंग होती है, जहाँ पे नहीं लिखी है यहाँ पे एक नंबरिंग होती है। तो इस प्रकार का क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। ये क्या होता है, इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं। बाकी मैं आपको चेक बता चुका हूँ, क्रॉसिंग क्या होती है, कैसा होता है, सारी चीजें देखी। ये समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक चीजें बोलिए, यहाँ तक चीजें समझ में आई। चलिए एक चीज और बताता हूं, फिर अपन इसको आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देखें, चेक को जो डिसऑनर किया जाता है तो कैसे किया जाता है। चेक को हमेशा किसके माध्यम से किया जाता है, चेक को डिसऑनर, ये देख पा रहे होगे आप, इस टाइप से क्या किया जाता है, उसको कट कर दिया जाता है। ठीक है, ये बैंक उसको क्या कर देता है, इस प्रकार से कट कर देता है, या उसके ऊपर लिख देता है डिसऑनर्ड वगैरह करके लिख देता है। तो ये क्या माना जाता है, चेक का डिसऑनर माना जाता है। ठीक है, अब चेक डिसऑनर के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ बैंकिंग लॉ में बताए गए हैं। देखिए ये आपको चेक दिख रहा होगा ना, उसने ये चेक काट दिया आपका, ये इस प्रकार से चेक को कट कर दिया जाता है। ये आपको दिख रहा है, जिसको बोलते हैं चेक बाउंस हो गया। ये कट कर देता है, या कभी कभार लिख भी देते हैं अलग अलग, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं है। रेड पेन यूज किया जाता है हमेशा इसको करने के लिए। कौन सा पेन, रेड पेन। ये बैंकिंग का नियम है, रेड पेन वो यूज करके ऐसा करते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो मैंने क्या बताया, चेक की क्या क्या विशेषता होंगी। पहला, एक फिक्स क्या होता है, उसका फॉर्मेट होता है। दूसरा, जो चेक होता है वो हमेशा बैंकर के प्रति क्या होता है, के प्रति जारी होता है। मतलब पहली चीज, जारी कौन करता है, जारी मतलब हु कैन ड्रॉ, हु कैन ड्रॉ। तो जारी जो करता है वो होता है ड्रॉवर। ठीक है, और किसके प्रति जारी करता है, मतलब किसको निर्देश देता है, प्रति जारी करने का मतलब किसको निर्देशित किया जाता है पैसा दो, वो होता है बैंकर, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ड्रॉई। इसको ही हमेशा निर्देश किया जाता है, ऐसा तो नहीं होगा किसी और को निर्देश किया जाएगा। ये चीज आ गई। इसके बाद ये हमेशा जो पेबल होता है ओनली इन ऑर्डर, किस पर पेबल होता है, ओनली डिमांड पर, सॉरी, ये हमेशा किस पर पेमेंट होता है, इसका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ डिमांड पर होता है। मींस अगर समझो मैंने आपको चेक दिया और चेक आपका 1 लाख रुपए का, आप जेब में रखे रखे मर जाओ, या तुम जेब में रखो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जब तक बैंक के काउंटर में उसको ना ले जाओगे, या बैंक के काउंटर में या उसको अकाउंट पे ही चेक है आप ड्रॉप बॉक्स में नहीं डालोगे, मींस आप डिमांड नहीं कर रहे, और डिमांड नहीं कर रहे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। बोलता ना, जैसे समझो आप मेरे पास आए, बोले सर पैसा आप मुझे, मेरी जरूरत पड़ेगी तो पैसा दे दोगे। हमने कहा पैसा चाहिए तो डिमांड कर लेना, अगर तुम्हें जरूरत है तो मांग लेना। बैंक भी ऐसे ही कह रहा है ना, ड्रॉवर ने जो चेक लेगा, बैंक कह रहा है कि पैसा चाहिए तो आ जाओ ले जाओ, तुम जा ही नहीं रहे। तो क्या अभी ऐसा सोचा है कि तुम्हारे पास चेक हो, बैंक तुम्हारे पास आया हो कि भाई साहब एक सुना था कि आपके नाम पे चेक लिखा गया है, लीजिए तोहफा कबूल करिए, ऐसा कभी सुना है क्या। हमेशा व्यक्ति को जाना पड़ता है, और व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, डिमांड करनी पड़ती है। इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ये हमेशा डिमांड पर पेबल होता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके समझ में आया, बताइए, यहां तक समझ में आया। इसके बाद चौथा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, ये बोल रहा है, देखिए अपन ने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था। बिल ऑफ एक्सचेंज अगर याद होगा आपको, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने बताया था कि जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करता है, एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर मतलब कैसा होता है, जो साइन करता है। तो पेमेंट के लिए क्या करता है, पेमेंट के लिए उसको एक्सेप्ट करता है, बाद में कि नहीं करता है, उसके पास हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, किसके लिए, पेमेंट के लिए और एक्सेप्टेंस के लिए। या तो एक्सेप्टेंस नहीं करता या पेमेंट नहीं करता तो वो डिसऑनर हो जाता है। तो प्रश्न आता है, क्या यहाँ पे बैंक का एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। तो बैंक का एक्सेप्ट करना कोई जरूरी नहीं है, आपको जाके सीधे उसको रख देना। एक्सेप्ट करने का तो मतलब होता है कि आप दो, फिर बैंक कहेगा कि हाँ देखेंगे। तुम कौन होते हो देखने वाला,
हमने तुम्हें चेक दिया है, तुम चेक करो कि चेक सही है या नहीं। दूसरा देखो कि सामने वाले के अकाउंट में पैसे है कि नहीं है। तुमसे हम परमिशन थोड़ी ना मांगने आए कि हम देखेंगे देंगे या नहीं देंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। तुम क्यों नहीं करोगे एक्सेप्ट? एक्सेप्ट तुम्हें करना पड़ेगा। तो बैंक के पास कोई विकल्प नहीं होता है कि हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर सफिशिएंट अमाउंट है, पैसा ना हो बात अलग है, एग्रीमेंट हो बात अलग है, और कोई रीजन हो बात अलग है, चेक नहीं मिल रहा है, साइन नहीं मिल रहा है, वो चीज अलग है। अदरवाइज जनरली अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है तभी तो एक्सेप्ट करेगा ना। अगर सब कुछ ठीक है तो बैंक को क्या करना पड़ता है, बैंक के पास एक्सेप्टेंस को लेकर कोई विकल्प नहीं होता है। एक्सेप्टेंस को लेकर क्या नहीं होता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये कोई ऑप्शन नहीं होता कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा, करना पड़ेगा। अब प्रश्न आता है कि अगर डिसऑनर हो जाए, मतलब चेक जो होता है, तो जो बैंकर होता है, बैंकर बैंकर किसके प्रति जिम्मेदार होता है चेक में? चलिए कोई भी चीज हुई तो बैंकर के लिए बैंकर किसके प्रति जिम्मेदार होता है? बैंकर केवल और केवल किसके प्रति जिम्मेदार होता है? ड्रॉवर। वो कभी ड्रॉई के प्रति जिम्मेदार नहीं, वो सब पेई के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। अरे भैया समझो, मेरा बैंक कहां पे है? एसबीआई है। मैं अपने एसबीआई अकाउंट में क्या लिखा? मैंने चेक लिखा। तो अगर कोई भी दिक्कत आई तो मैं उसके प्रति जिम्मेदार हूंगा, वो मेरे प्रति होगा, तीसरे प्रति के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। अब देखिएगा तीन पार्टीज है ना, यहाँ पे देखिएगा, एक है ए जो कौन कर रहा है, चेक को लिख रहा है, ड्रॉ कर रहा है। वो ड्रॉ किस पे करेगा? एक अपने बैंक पर, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉई, इसको बोलते हैं बैंकर। और तीसरा व्यक्ति कौन आ जाता है? तीसरा कौन आएगा, जल्दी बोलिए? तीसरा आएगा पेई, जिसको पैसा मिलना है। अब देखिएगा ये लेके गया बैंक पर, समझो उसने पैसा वगैरह नहीं दिया, तो अब पैसा होते हुए भी नहीं दिया तो ये केस नहीं करेगा। ये तो किसके ऊपर करेगा? तुम इसके प्रति जिम्मेदार है। पेई किसके लिए होगा भैया? तुम दोनों जानो। तुम बैंक के ऊपर केस नहीं कर सकते। तुम कहोगे तुम पैसा कैसे नहीं दे रहे, हम तो ऊपर केस कर देंगे। तुम उसके प्रति जिम्मेदार नहीं, बल्कि ये किसके प्रति होगा बैंक जिम्मेदार? इसके प्रति। ये चाहे तो इसके ऊपर क्या कर सकता है? केस कर सकता है। तो ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट चलता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, आपने जब अकाउंट खोला था एसबीआई के साथ, तो हमने खोला था ना, तो हमारे दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। और जब मैंने इनको चेक दिया था तो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, ये तो क्या होगा, एक माध्यम है कि आपको पैसा चाहिए है तो मेरी वहां से आप जाके पैसा ले लो। तो याद रखिएगा, बैंकर क्या होता है, हमेशा ड्रॉवर के प्रति जिम्मेदार होता है और किसी के प्रति वो जिम्मेदार नहीं होता है। अर्थात ना तो होल्डर ना पेई, वो होल्डर और पेई के प्रति जिम्मेदार नहीं होता बल्कि ड्रॉवर के प्रति होता है। इसके साथ ये विशेषताएं बता रहा हूं आपका। सातवीं विशेषता पे आ जाइए, सेवेंथ आपके पॉइंट पे। सेवेंथ आपका पॉइंट बोल रहा है, वो ये कहता है कि जो आपका चेक होगा इसकी अवधि क्या होगी, मतलब कितने महीने तक होगा। इसकी जर्नल जो अगर हम वर्ड बोले तो ये 3 मंथ तक इसकी वैलिडिटी होती है। ठीक है, 3 मंथ है। इसको बताऊंगा अभी, आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से है 3 मंथ इसकी क्या होती है, वैलिडिटी। अब कुछ लोग कहेंगे अरे यार सर क्या झूठ बोल रहे हो, बेयर एक्ट में तो वो क्या लिखा है, सीधा सीधा 6 महीने लिखा है। देखिए बेयर एक्ट में लिखा है, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन भी है। अभी जब मैं उसको सेक्शन 138 आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। याद रखिएगा 1 अप्रैल 2012 से, कब से? 1 अप्रैल 2012 से जो चेक की अवधि पहले 6 महीने होती थी, अब कितनी हो गई इसकी वैलिडिटी? केवल और केवल 3 महीने मानी जाएगी। तो ये क्या बता रहा हूं, इसकी विशेषताएं बता रहा हूं आपको। विशेषता याद होनी चाहिए, यहां से ही आप बहुत सारे क्वेश्चन सही कर लोगे। तो यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? क्लियर हुआ? तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ चेक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? काइंड्स ऑफ चेक। चेक के प्रकार कितने होते हैं? ये कुछ बेसिक सवाल है जो हमारे हमें डायरेक्ट में नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। काइंड्स ऑफ क्या होते हैं भैया? काइंड्स ऑफ चेक, कितने प्रकार के चेक होते हैं? कुछ तो हम पढ़ के आए हैं, उसी दिन मैंने आपको शायद क्लास में बताया था। एक होता है बियरर चेक, लिखवाया था आपको मैंने बियर चेक के बारे में पहली क्लास में। मैंने आपको शायद अभी जब मैं क्रॉसिंग ऑफ चेक के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था एक होता है बियरर चेक, लिखवाया था कि नहीं? किसको उसको याद है कि नहीं है, बताइए, जल्दी बोलिए। कोरा चेक हो सकता है, बियरर चेक मतलब एक कोरा चेक। तेरा का सीधा सीधा याद रखिए, नहीं आ रहा ना समझ में?
13 का सेक्शन 13 का एक्सप्लेनेशन 2 इससे संबंधित, 13 का एक्सप्लेनेशन 2 इससे क्या है आपका संबंधित है। ये बताया था कि नहीं बताया था? दूसरा कौन सा चेक बताया था? ओपन चेक। ओपन चेक क्या होता है? बोले आइए जल्दी फटाफट। ओपन इसका देखिए, अब देखिए अंतर क्या है। बियरर चेक होता है खाली चेक, मैंने खाली चेक उठाया, साइन किया और आपको दे दिया, ठीक है, उसमें आपका अमाउंट वगैरह भर दिया और आपको चेक दे दिया, इट इज अ बियरर चेक, इसमें कुछ नहीं है बाकी। इसको क्या करोगे? ट्रांसफर करते जाओ। एक मैंने चेक लिया और चेक पे क्या कर दिया, आपका नाम लिख दिया या नहीं भी लिखा, आपको खाली दे दिया, आपने अपना नाम भर लिया और आपने क्या कर दिया, बैंक के काउंटर में क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है, सब बताएंगे। बैंक के काउंटर में आपने रख दिया तो इस पे क्या होता है, आपको पेमेंट कैसे मिल जाता है? कैश पे। मैंने आपको देखो बताया था 2 प्रकार का होता है, एक पेमेंट ऐसा चेक होता है जिसमें आपको पेमेंट मिलता है आपके अकाउंट पे, और यहाँ पे कैसा मिल जाता है आपको? पेमेंट ऑन कैश मिलता है, मतलब ऑन डिमांड पर, और डिमांड मतलब ये काउंटर पे। तो आप बोल सकते हो ऐसा चेक होता है जिसपे पेमेंट कहां पे हो जाता है? बैंक के काउंटर पे ही हो जाता है। तो दूसरा होता है ओपन चेक। समझ में आया मुकेश? ओपन चेक का मतलब होता है जिसका काउंटर पे हो जाता है, ठीक है। तीसरा आ जाता है, मैंने आपको बताया था उसी दिन, वो बताया था मैंने क्रॉस चेक। कौन सा बताया था? क्रॉस चेक। क्रॉस चेक बताया था। क्रॉस चेक क्या होता है, या इसका पेमेंट कहां पर होता है? इसका होता है अकाउंट पर पेमेंट होता है। और मैंने आपको इस पे बताया था, अंतर भी बताया था क्रॉस चेकिंग और स्पेशल क्रॉस चेकिंग में। स्पेशल क्रॉस चेकिंग क्या होती है? क्या होती है स्पेशल क्रॉस चेकिंग? है स्पेशल क्रॉस चेकिंग में मैंने बताया था, ये दो लाइनों के बीच में जब क्या किया जाता है, किसी बैंकर का नाम लिख दिया जाता है कि भैया पैसा इसी बैंकर से जाके लेना, इसी वाले। जब कोई बैंकर का नाम स्पेसिफाई कर दिया था तो थोड़ा सा और सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ये दोनों सिक्योरिटी पर्पज से थोड़े ज्यादा अच्छे होते हैं। इस पे क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड पे अगर आपका गुम जाएगा तो बेचारा आपको क्या करना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा। किसको हो जाएगा? दोनों में से जो आपका ड्रॉवर वगैरह होता है उसको नुकसान हो जाएगा। ये चेक सिक्योरिटी पर्पज से थोड़े से बहुत बेहतरीन तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट पे आएगा, अकाउंट आपका जहां पे है वो कर दो, लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करता हूं कि अगर तुम्हारा अकाउंट यहां पर है तो इसी जगह पे तुम्हें जाना पड़ेगा। मुझे पता चला आपके 2 अकाउंट है, आपका एक अकाउंट एसबीआई में, एक आपका एचडीएफसी में, तो मैंने लिख दिया एचडीएफसी, तो मींस आपका जो एचडीएफसी वाला बैंक होगा उसी अकाउंट में ये पैसा जाएगा। तो ये भी मैंने आपको उस दिन बताया था, ये भी उसका एक तरीका होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे आपको? अब आ जाते हैं आगे। इसके बाद मैंने आपको रिस्ट्रिक्टेड चेक के बारे में बताया था, 5वां तरीका था कौन सा? रिस्ट्रिक्टेड चेक। जिसको मैंने क्या बोला था हिंदी में? रिस्ट्रिक्टेड चेक को क्या बताया था आपको? जिसको सी में चेक मैंने आपसे बोला था। तो रिस्ट्रिक्टेड चेक क्या होता है? जनरली एनआई एक्ट उसको परमिट नहीं करता, लेकिन बैंकिंग की विधियां और जो रूढ़ियां होती हैं उसके माध्यम से रिस्ट्रिक्टेड चेक को भी किया जाता है। और रिस्ट्रिक्टेड चेक में अपन क्या लिखते हैं? क्या लिख देते हैं? अकाउंट पे ऐसा ओनली, ऐसा कुछ शब्द निर्देशित होता है, उसको रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसमें रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है। और रिस्ट्रिक्टेड चेक के रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है वी कैन नॉट फर्दर नेगोशिएट इट, हम इसको आगे नेगोशिएट नहीं कर सकते। और भैया अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मतलब ही है कि जो चीज को नेगोशिएट किया जा सके। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब रिटन डॉक्यूमेंट, और नेगोशिएबल मतलब जैसे आगे हम ट्रांसफर कर सके, और जब आगे ट्रांसफर ना कर पाए तो फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसलिए कह रहा हूं एनआईए जनरली लागू नहीं होता, लेकिन फिर बैंकिंग विधियां और कुछ प्रकार से इसको लिया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग गाइडलाइन है, तो ये सब मामला विवादित चलता रहता है, हमें बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं पड़ा, लेकिन एक प्रकार तो फिर भी है ये। इसके बाद हम बात करते हैं एक और चेक के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। आपका मुकेश क्वेश्चन आ गया, आपने शायद मुझसे पूछा था एक दिन कि पोस्ट डेटेड चेक क्या है। मैंने बोला था जब समय आएगा तो आपको बताएंगे। पोस्ट डेटेड चेक पूछा था कि नहीं पूछा था? बताइए। मुझे शायद याद है कि आपने एक बार पूछा था पोस्ट डेटेड, तो मैंने आपको उस समय मना किया था, क्योंकि जब जिसका समय आता है तभी वो चीज अच्छी लगती है, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। तो आज उसका समय आ चुका है कि पोस्ट डेटेड चेक के बारे में बताऊं। और दूसरा चेक आपको बार बताऊंगा मैं, जिसके बारे में हम बोलते हैं मार्क्ड चेक। तो आखिरी चीज हो, अब इन दोनों के बारे में आपको बताने की जरूरत है, बाकी मैं आपको सब बता चुका हूं, ठीक है। कितने चेक के बारे में? अब आपको आज बताना है पोस्ट डेटेड चेक, और आज आपको मार्क चेक के बारे में बताना है। बाकी चेक के बारे में आपको क्या कर चुका हूं? बता चुका हूं। क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आई? कितने प्रकार के हो गए चेक? 7 प्रकार के। अपन तो कहते थे एक ही होता है चेक, अभी तो देखा था अपन को तो चेक सब एक ही से रखते थे, अपन को कहां पता था 7 प्रकार के चेक होते हैं। अब आता है पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है। किसी को पता हो तो बताइए पोस्ट डेटेड चेक।
जैसे ये चेक है, समझिएगा, ये चेक है, समझिए इस टाइप से। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाई देता हूँ, वही वाला अपन देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर्मेट पे ही चलते हैं अपन दोबारा से। चेक का फॉर्मेट ले लो, ठीक है। जब चीज देखोगे तब समझ में आएगा। खाली खाली है। अब देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा अच्छे से, एक एक चीजें आपको क्लियर होनी जरूरी है। कोशिश करेंगे आपको हर चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। ये देखिए एक चेक आ गया आपके सामने, ठीक है। देखा चेक, अभी क्या बताया था मैंने, ये जो SBI है, ठीक है, क्या लिखा है देखिएगा, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। अभी बताया था ये जो SBI, ये कौन है, या ड्रॉइंग बोल दीजिए कुछ सेकंड में, ये कौन है, पाने वाली, ये मिहिर बजाज लिखी है। और यहाँ पे जो पर्सन ऑफ साइन अबव, यहाँ पे जो ये साइन करेगा, समझो इस टाइप से, ऐसे उसमें चिड़िया जो बिठाएगा, साइन वाला अपनी भाषा में बोलते बिंदलगढ़ में चिड़िया बिठा देना या अंगूठा लगा देना। जो चिड़िया बिठाएगा या अंगूठा लगाएगा, ये कौन होगा, इसमें होगा। ये तीन चीजें आ गई समझ में, ठीक है। अब एक प्रश्न आता है, समझिएगा, देखिए मैंने बताया तो नंबरिंग होती है, ये नंबरिंग है वो, ये बड़ी जरूरी होती है। अब आते मेन है अपन कहां पर, यहां पर एक लिखा रहता है डेट, लिखा है देखिए, केवल 3 महीनों के लिए वैध, लिखा है कि नहीं लिखा। ये RBI की गाइडलाइन है, छोटा छोटा हो सकता है, दिख ना रहा हो, लेकिन लिखा है, हम पे विश्वास करिए, झूठ ना बोलेंगे, ठीक है। लिखा है, ठीक है, हो सकता है बहुत छोटा लिखा है, लेकिन हो सकता है दिख ना रहा हो, लेकिन लिखा है, विश्वास करिएगा। अब देखिएगा, यहां पे आइए सबसे पहले तो, अब यहां पे समझो, मैंने जब चेक इशू करूंगा तो एक डेट डलेगी कि नहीं डलेगी, बिल्कुल। समझो मैंने आज की डेट डाली, क्या है आज, कौन सी डेट है, कौन सी, 29, 29 है आज, तो मुझे 29 डेट डालनी चाहिए थी। लेकिन मैंने कहा कि यार ऐसा करते हैं, आगे की, आप बोले सर थोड़ा सा आगे की डेट डाल दो, और हो सकता है 3 महीने में ना कर पाए, आप ऐसा करो 10 दिन बाद की डाल दो। मैंने कहा ठीक है, जैसा तुम बोलो। मैंने यहाँ पे डेट डाल दी 10/10/2022 चल रहा भैया, अब इतनी आगे की ना डलवाओ वहां, ठीक है, इतनी आगे की नहीं कि 1 साल के बाद की आगे की। चलिए, अब कोई हो सकता है इस वीडियो को 2023 में भी देखेगा यूट्यूब में, अगर अपन डाल दे तो कोई 23 में भी देख सकता है, वो चीज अलग है। ये डेट डल गई। अब ये बताइए 10/10/2022 कब आएगा, अभी 12-13 दिन है, डेट तो डाल दी हमने। तो पोस्ट डेटेड चेक ऐसा चेक होता है जिसे कोई व्यक्ति बैंकर को उसकी डेट के पहले प्रस्तुत कर देता है। जनरली तो ये 10 तारीख को 10/10/2020 से लेके इस डेट से 3 महीने के अंदर आपको पेश करना है, लेकिन हमें ज्यादा जल्दी थी, हड़बड़ी थी, और हम कहां पहुंच जाए, 8/10/2020 को पहुंच जाए। बोले भाई साहब हमारा कोई दोस्त था बैंक में, अरे तुम ढल्लो यार, विश्वास तो करे, तुम 2 दिन बाद कैश कर देना। तो ऐसा चेक जिसे उसकी डेट के पहले ही, पोस्ट डेटेड, डेट के पहले ही हम क्या कर देते हैं, चेक को कैश होने के लिए कर देते, डिमांड कर लेते, ऐसा चेक पोस्ट डेटेड चेक। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि ऐसा चेक है ही नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक 10 तारीख नहीं आ जाएगी, तो 10 तारीख के पहले तक तो वो कागज का टुकड़ा है, क्योंकि आपकी डेट ही नहीं आई। मैच्योरिटी डेट छोड़ दीजिए, मैच्योरिटी तो 3 महीने के बाद आएगी, वो डेट ही नहीं आई जिसको क्या होना है, आपको पेमेंट मिल रहा है। तो जब तक वो 10 तारीख नहीं आ रही, उसके पहले पहले तक, मतलब आज 29 तारीख है, कल 30 होगी, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तारीख तक ये जो चेक होगा ये पोस्ट डेटेड चेक माना जाएगा। और इस पे पेमेंट भी गलत बोला गया है। अगर इस पे पेमेंट बैंक कर देता है ना, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी। कल समझो तुमने चेक कर दिया और मैं चेक को रुकवाना चाहा था कि तुम्हें चेक पे पेमेंट नहीं करना किसी रीजन की वजह से, और बैंक ने पता चला, हमने 9 को फोन लगाया कि भाई साहब पेमेंट मत करना, कल एक व्यक्ति चेक लेके आएगा। मैंने लिखा, बोले हमने तो कल ही कर दिया। हमने तुम होते कौन हो कल करने वाले, क्यों तुम्हें मेरे निर्देशों का पालन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और मेरे निर्देश क्या थे कि 10 तारीख से लेकर 3 महीने तक चेक में करो। तो पोस्ट डेटेड चेक ऐसे होते हैं जिनको उसके जो टाइम लिमिट है उसके पहले क्या किया जाता है, प्रेजेंट कर दिया
जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है इस चेक में दी गई तिथि तारीख परिधान की तारीख से बाद की होती है, मतलब परिधान जिस दिन उसको परिधान करना है उसके पहले की मतलब होता है। इस प्रकार के भविष्य की तिथि को संदाय होता है, मतलब संदाय होना मतलब आपको जो पेमेंट होना है वो आगे फ्यूचर में होना है, लेकिन डेट क्या लिखी रहती है उसपे, आप संदाय की डेट से पहले ही उसको क्या कर देते हो बैंकर के पास। यदि कोई बैंकर चेक की अंकित तारीख से पूर्व में चेक का संदाय करता है तो इसे पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। क्लियर हुआ? पोस्ट डेटेड चेक समझ में आया? आ गया? यहां समझ में आया? फिर सारे चेक पोस्ट डेटेड चेक क्यों होंगे भैया? जिस दिन जारी करोगे उस दिन की तारीख लिखोगे कि आगे की लिखोगे हमेशा? कैसे हो जाएंगे सारे चेक पोस्ट डेटेड चेक? चेक में वो तारीख लिखी जाती है जिस दिन तारीख इशू किया जाता है। पोस्ट डेटेड कैसे हुआ? मैंने आज की तारीख लिख दी तो आज की अगर तारीख लिखी तो 3 महीने तक चली जाए, काय को पोस्ट डेटेड है? ये पोस्ट डेटेड तो तब होगा कि जब मैं उसको आगे की तारीख डाल रहा हूं और उसको आगे पे। कभी कभी क्या होता है व्यक्ति कहता है कि देखो मैंने समझो विनोद से कहा कि विनोद देखो विनोद आए सर 10,000 रुपए चाहिए आपको, मेरे 10,000 रुपए देने थे। मैंने कहा ठीक है मेरे ऊपर तुम्हारी 10,000 की लाइबिलिटी है, आई विल पे यू 10,000 रुपीज, बट अभी मेरे अकाउंट में 10,000 नहीं है। बोले सर ऐसा क्यों? हमने कहा कुछ रीजन है, 5 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो बोले सर अब मैं बार बार थोड़ी ना आऊंगा, मैं वहां इंदौर में रहता हूँ, आप यहाँ छतरपुर में, तो यार ऐसा करो चेक ही काट दीजिए। मैं कहता हूँ देखो अगर मैंने तुम्हें अभी काट दिया, मैं भी समझदार था, अगर मैंने काट दिया आज और ये बैंक में जाके इसने मांग लिया पैसा और पैसा तो है नहीं आज, तुम्हारे ऊपर क्या हो जाएगा? डिसऑनर का केस हो जाएगा। तो मैंने कहा मैंने एक डेट डाल दी कि ले भाई 5 तारीख की डेट की, मैंने 5 की जगह और 2 दिन आगे डाले, हो सकता है 5 को पैसा ना आया। एक व्यक्ति 5 को कह रहा था, मैंने 7 तारीख डाल दी, अब ये ले गए। अब इन्होंने मुंबई में रहते, मुंबई में यह 7 तारीख को पहुंचे अपने कहाँ पे? बैंक पे। किसी भी बैंक में मिल जाएगा ना आपको, तो ऑन डिमांड है, पहुंचे। या हमारे बैंक पे का किसी बैंक में पहुंचेंगे, इन्होंने क्या किया? पैसे की डिमांड की, गए भैया बैंक में पैसा दो। या मैं ही जा रहा था कहीं, मुझे जाना था बाहर, मैंने कहा देखो यार मैं कल तो जा रहा हूँ, तो बोले सर ऐसा करो जाओगे अब कब आओगे? हमने कहा 2 महीने बाद। बोले चेक ही देते चले जाओ। मैंने कहा लो, लेकिन पैसा नहीं है। बोले अब क्या करें? मैंने कहा पैसा आ जाएगा 5 तारीख तक, 7 की डेट डाल दी, 7 तारीख से 3 महीने के अंदर डाल लेना, पैसा मिल जाएगा। इनको ज्यादा भड़बड़ी थी, डेट डाली है 5 तारीख या 7 तारीख, ये 4 ही तारीख को पहुंच गए। अब होता नहीं है किसी को, इनको ज्यादा पैसा की जरूरत थी। अब इन्होंने बैंक वाले से अपनी सेटिंग वेटिंग जैसे बिता ली, बैंक वाले कह रहा ठीक है तुम्हारे पुराने कस्टमर हो जो भी है, उसने तुम्हें चेक पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट किया वो तो गलत है ही, और लाइबिलिटी किसकी नहीं बनेगी? ड्रॉवर की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। जो ये ड्रॉवर है ना, इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बन रही है। बाकी ये जो चेक था वो 7 तारीख के पहले तक, 6 तारीख तक ये पोस्ट डेटेड चेक माना जाएगा, और जैसे वो 7 तारीख आएगी जो यहाँ पे तारीख अंकित है, इस तारीख को ये चेक क्या माना जाएगा? ये नॉर्मल चेक मान लिया जाएगा। क्लियर हुआ? अब आखिरी चीज हमें कौन सा चेक देखना है? अब आ जाते हैं लास्ट चीज, लास्ट सेक्शन की तरफ। यहां तक तो हो गई थी ना सारी चीज अपनी। अब मार्क चेक था। मार्क चेक को क्या बोलते हैं? मार्क चेक को सर्टिफाइड चेक भी बोलते हैं। मार्क चेक को क्या बोलते हैं? सर्टिफाइड चेक भी कहा जाता है। कैसा सर्टिफाइड चेक? जब आपके पास कोई चेक होता है और आपको लगता है कि पेमेंट हमें कल या परसों लेना है, और बैंक के पहले आप पास गए, मतलब, और बैंक को चेक दिखाया, बैंक ने उसको चेक को, मतलब ये एक प्रकार से वेरिफिकेशन होता है। जैसे मैंने बोला कि जब वो प्रोटेस्ट कराया जाता है तो प्रोटेस्ट क्या होता है, मतलब अपन नोटिंग कराते हैं, प्रोटेस्ट करके सर्टिफिकेट देता है, इसको सर्टिफाइड चेक भी। सर्टिफाइड मतलब असली चेक। अब आपको ये लग रहा था कि यार इसने चेक दिया है, सामने वाले ने सही दिया कि नहीं दिया। मैंने विनोद को चेक दिया, विनोद को लग रहा है कि यार सर ने चेक उल्लू तो नहीं बना दिया, विनोद को लग रहा है जाली नोट नहीं लगता, वैसे आपको जाली लग रहा है चेक। कह रहा है चेक तो दिया, सही है कि नहीं है सर, उल्लू तो नहीं बना रहे। अभी बोले कह रहा है कि कल तो ये चले जाएंगे छतरपुर से, आज तो छतरपुर में आज तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन इन्होंने बेवकूफ बनाने के लिए डाल दिए तारीख 7, 7 के पहले पेमेंट दे नहीं सकते, और आज अगर गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और अगर कल रुक रहे 7 तारीख तक तो सर ना मिलेंगे 2 महीने तक, हम तो बड़ी फंस गए। ये तो कह रहे बोले अपना बोलता ना क्या, बोले संबंधी ऐसे सर से तो कुछ बोल ना पाओ, हड्डी है गले की हड्डी बनकर, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहे हैं। अब इनने कहा दिमाग लगाया, विनोद है ही ये चालाक, विनोद ने कहा कि हमारा दोस्त बैंक में है, तो ये दोस्त पहुंच जाते हैं किसको परेशान करने? अपने दोस्त को।
पहुंचे कि भाई साहब एक काम है। बोले बताओ। बोले यार एक काम कर दो, बस चेक को चेक कर लो, पेमेंट नहीं देना, पेमेंट दे दोगे तो बैंक वाला फंसेगा, पोस्ट डेटेड चेक है क्योंकि अभी। इन्होंने कहा कि ऐसा करो, चेक को बस चेक कर लो, भले पेमेंट मत देना। या तो हो सकता है डेट पे भी ये जाए, हम कह रहे हैं कि चलो ये 7 तारीख के बाद 8 को गए थे, कह रहा अभी पेमेंट नहीं चाहिए, पेमेंट बाद में लूंगा, चेक कर दो कि चेक सही है कि नहीं। बैंक वाले ने उसको चेक करता है, चेक करके वो क्या करा, अपनी सील लगा देते हैं, उस पर लिख दिया, मार्क लगा दिया कि चेक ठीक है। इट मींस दैट इज अ सर्टिफाइड चेक। और सर्टिफाइड चेक पे आप जिस दिन भी जाओगे भुगतान के लिए, बिना देखे आपको क्या कर दिया था, भुगतान कर दिया था, क्योंकि बैंक ऑलरेडी सब कुछ उस पर चेक कर चुका है। तो ये आपकी होता है। क्लियर हुआ? यहां तक चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? पोस्ट डेटेड चेक है और पेमेंट हो जाता है तो लाइबिलिटी बिल्कुल बैंक की बनेगी, क्योंकि आपने निर्देशों का पालन नहीं किया। अब कैसे डिसऑनर करोगे, पहले पेमेंट ही नहीं हो रहा था, पहले तो डिसऑनर हो गई। डिसऑनर तो तारीख को होगा ना, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि उसमें अभी पैसा नहीं है, तुम पेश ना करना, तुम पहले से पेश करने गए। तारीख तो भाई, अगर मैंने आपको कुछ दिशा निर्देश दिए, मैंने कहा कि भैया 10 तारीख से लेकर 20 को पेमेंट मिलेगा, तो तुम 10 के 20 के बीच में ही आओगे, अब तुम्हारे 25 को पैका को पेमेंट करने के लिए लाइबिल लूंगा, तो भैया डिसऑनर तो हो गई नहीं। डिसऑनर तो वो समय की अवधि के दौरान होगा जो मैंने डाला होगा, इसलिए समय डाला जाता है। क्यों डाला जाता है समय? इसलिए। और 3 महीने तक आपको पेश, आप 3 महीने के बाद पेश नहीं करोगे तो फिर आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती है। चलिए, यहां तक चीजें क्लियर। अब कुछ और कुछ जो आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है? आपको बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, मैंने बोला थोड़ा समय लगेगा, ऐसा चाहिए समझाऊंगा, ऐसे समझेंगे अपन, ये आपको जीवन भर याद रहेंगी ये सेक्शन। और अगर ये हो गई तो फिर एनआई में कुछ बचा भी नहीं है। इसलिए बिल्कुल बेसिक से उठाया कि अमेंडमेंट कैसे हुए, चेक की विशेषताएं क्या थी, चेक कितने प्रकार का होता है। अब हम एक और चीज देखेंगे, चेक में अनदर कितने। आप किसी भी बेयर एक्ट में उठा लो, कोई भी चीज उसमें नहीं लिखी है, लेकिन पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आगे हमें क्या करना है, चीजों को बेहतर तरीके से समझना है, तो हर चीजें समझ में आना जरूरी होती है। हाँ, डाउट होता है या नॉर्मल भी आप उसको क्या करा सकते हो, वो करा। अब चलिए आ जाते हैं, क्या मैंने बोला, क्या बोला, चेक का डिसऑनर कितने प्रकार से होता है। देखिए यहां पर तो एनआई एक्ट की जो सेक्शन 138 है, ये तो केवल 2 ही प्रकार से डिसऑनर बता रही है कि अगर आपके अकाउंट में क्या नहीं है, इनसफिशिएंट फंड है, अर्थात पैसा ही नहीं है तुम्हारे बैंक में, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ही नहीं है, इनसफिशिएंट फंड है, तो डिसऑनर हो जाएगा। और दूसरा तरीका बता रही है, पहला तो ये बता दिया उसने, और दूसरा बता दिया कि अगर आपने बैंक के साथ कोई एग्रीमेंट किया था जिसमें लिमिट सेट कर ली थी, अभी आगे बताऊंगा क्या होता है, कैसे लिमिट सेट होती है। बैंक के साथ क्या किया आपने, कोई एग्रीमेंट करके लिमिट सेट कर ली और आपने चेक उस अमाउंट से ज्यादा का लिख दिया, तो ये भी बैंक आपके चेक को दोनों कंडीशन में लौटा देगा, और लौटाने का मतलब होता है डिसऑनर। बैंक के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं हम, हमने कह दिया कि बैंक देखो हम चेक बुक लेके जा रहे हैं, कोई भी अगर 25,000 रुपए से ज्यादा का चेक लेके आए तो देना मत। तो पहुंच गए 30,000 का लेके, बैंक ने देखा अरे यार एग्रीमेंट है इसका तो 25 के ऊपर, बैंक तुम्हें लौटा देगा, भले तुम्हारे अकाउंट में 50 करोड़ रुपए डाला हो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुमने लिमिट सेट कर ली। पक्षकार अपनी लिमिट सेट कर सकता है, दूसरा पैसा ही नहीं था, 25,000 का चेक लेके पहुंचे बैंक में 20,000 है, तो बैंक कहां से अपनी जेब से तो ही ना देगा। अब कह रहे जितना था उतना दे दे, नहीं ऐसा तो ही ना, तो जो अमाउंट होता है वो दिया जाता है, बैंक आपको क्या कर देगा, लौटा देगा। ये दोनों कंडीशन में, ये तो 138 में। इसके अलावा भी कुछ डिसऑनर की कंडीशन होती है, ये तो है ही, और क्या क्या डिसऑनर की कंडीशन होती है हम पढ़ेंगे। पहली चीज, पहला जो ड्रॉवर होता है, मतलब जिसको हम ग्राहक बोलते हैं, ग्राहक का मतलब जब भी बोला जाएगा ना चेक के कंडीशन में, तो ग्राहक कौन होता है, बैंक का ग्राहक कौन है, हमें। बैंक, देखिए मैंने बताया था बैंकर क्या होता है, बैंकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रॉफिट और लॉस के लिए काम करता है, हम उसके कस्टमर हैं। इसलिए आपने कभी देखा होगा बैंक में कोई भी विवाद होता है या कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कस्टमर केयर पे लगाने को बोलते हैं। क्यों कस्टमर केयर में क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि वी आर कस्टमर। तुम ये ना सोच लेना कि हम ड्रॉवर हो गए तो हम तो कोई बहुत बड़े महान आदमी बन गया, तुम राजा महाराजा बन गए, ये ना सोच लेना। ड्रॉवर का मतलब ग्राहक है यहाँ पे। कौन हो भैया तुम, बैंक के ग्राहक हो ना, ओके नहीं हो ग्राहक, उपभोक्ता सावधान, ठीक है, उपभोक्ता सावधान, ठीक है, यही चीज तुम्हारी, तो हम क्या है, उसके ग्राहक है। इसलिए तुम्हें ग्राहक बोलता है कि जाइए उसमें लगाइए कस्टमर केयर में, लगाने को बोलता है ना। कभी तुम्हारे अकाउंट में फंस जाए पैसा, कभी तो क्या बोलता है कि भैया कस्टमर केयर पे लगा लो, पीछे बैंक की बुक में देखिएगा कहीं पे, एटीएम में लिखिएगा, लिखा रहता है कस्टमर केयर नंबर। क्यों, बिकॉज वी आर कस्टमर, हम उसके कस्टमर हैं।
अब वो कौन है? हमारा दुकानदार हो गया। मान लीजिए दुकान ही तो चला रहा है। प्रॉफिट और लॉस के लिए व्यक्ति क्या चलाता है? दुकान। मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताई थी बैंकर की। बैंकर एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रॉफिट और लॉस के लिए कोई काम करता है, ठीक है। वो कभी भी हमेशा लॉस के लिए तो करता ही नहीं, प्रॉफिट के लिए ही करता है। इसलिए आप जब भी ब्याज मांगोगे तो आपको देगा 10% में, और जब तुम्हें ब्याज देने की बात आएगी तो तुम्हें 3-4-5% में निपटा देगा कि जाओ भाई साहब। जो ये बीच का मार्जिन आया ये वो खुद रखता है। इसी से बैंक को क्या करता है? वो अपने बैंक को चलाता है, अपने कर्मचारियों को फीस देता है, उसमें उसको कुछ फायदा मिलता है। खैर वो बात नहीं करेंगे। कितने प्रकार से हो सकता है? पहली बात, कैसे कैसे हो जाएगा? जो दिवालिया हो जाए, ड्रॉवर। ड्रॉवर होता है ना, उसका जो ग्राहक, वो कौन है? ड्रॉवर। ड्रॉवर क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट, जिसको बोलते हैं दिवालिया। सुना होगा आपने, दिवाला निकल गया। टीवीओ में देखा होगा कि भैया वो कंपनी दिवालिया हो गई, विजय माल्या हो गए दिवालिया। जब व्यक्ति दिवाली हो जाता है उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। दिवालिया का मतलब होता है तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। तुम नंगे नवाब किले पे झंडा हो, तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है। अब अगर तुम दिवालिया हो गए तो तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं, तो कोई चेक लेके आएगा, तुम चेक देंगे क्या उसे? डिसऑनर तो हो ही गया। कहेंगे जाओ भाई लेके। किसका चेक लेके आओ? उन्होंने बोला ABC का। बोले अच्छा इनका? बोले लेके जाओ। इनके पास खुद नहीं है पैसा। बोले ये हमारा नहीं चुका पा रहे, तुम्हारा कहाँ चुकाएंगे? तो अगर कोई व्यक्ति डिसऑनर हो जाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति सॉरी दिवालिया हो जाता है, तो उसका चेक ऑटोमेटिकली डिसऑनर्ड हो जाता है। ये बैंकिंग विधियों में लिखे हुए हैं। हर चीज आपको 138 में नहीं लिखी, एंड इसलिए 138 का पहले जिक्र कर दिया। तो 138 इज नॉट एन एब्सोल्यूट। ऐसा तो नहीं कि 138 के अलावा कुछ नहीं होगा। कुछ 138 में 2 कंडीशन बता दी, इसके अलावा भी कुछ कंडीशन है। तो जनरल कंडीशन है, जो व्यक्ति दिवाली हो जाएगा उसके पास पैसा ही नहीं है। अब जो पैसा नहीं है तो बैंक कहां से देगा? अपनी जेब से। क्योंकि बोलता था जब व्यक्ति हो जाता है इंसॉल्वेंट तो उसकी पूरी की पूरी संपदा, अगर उसके पास वैसे तो कुछ बचता नहीं है, जो बचता है तो सब सरकार में क्या हो जाता है? उसमें क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है। क्लियर हुआ? दूसरा दूसरा क्या होता है? जब ड्रॉवर खुद पेमेंट ना करने का करने को बैंक से कहता है। तुमने चेक मैंने इशू कर दिया, मैंने आपको बताया था ना मैं चेक इशू कर सकता हूं, और उसके बाद मुझे लगा कि मैंने चेक इशू करा था 10 तारीख था, फिर मुझे लगा कि विनोद ने मुझे फर्जी चेक ले लिया, मुझे कुछ भी लगा, और मैंने बैंक को फोन लगाया कि भैया सुनो पेमेंट मत देना। जब बैंक में जाके कहेंगे 10 तारीख को एक व्यक्ति आएगा, मैंने चेक इशू किया है, चेक का नंबर यही है, पेमेंट नहीं होना चाहिए, वो सिंपली पेमेंट नहीं करेगा। भैया ग्राहक है मुझके, और हमारे बीच में एग्रीमेंट है, वो हमारी बात मानेगा, मुझकी मानेगा। हमने बोल दिया वो नहीं करेगा। अब तुम्हारे साथ हो वो तुम जो जानो, बैंक को सीधा आपके निर्देशों को मानते हुए क्या कर देगा? पेमेंट करने से मना कर देगा। बाद में जो हो जाएगा वो तुम जानो, बैंक आपकी जिम्मेदार नहीं है। बैंक कह देगा भैया क्या होता है। अब जितने पढ़ लिए बहुत है, अब स्टेल चेक होता है, बहुत सारे चेक होते हैं। अब दुनिया भर के चेक, अपन को कौन सा भी बैंकिंग विधि में जाना है। हमें लग रहा है कि तुम्हें जज या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की जगह क्या बनना है? बैंक मैनेजर बनना है। तो यार ऐसा करते हैं एक आध दिन अपन बैंक मैनेजर या CA की अलग से क्लास लगा लेंगे। इतने से चेक पढ़ा दिए 7, अब कोई कलौल लेके आ जाना कि एक और चेक है। अरे जितना पढ़ रहे मोर देन सफिशिएंट है। पूछ लीजिए किसी से जिन्होंने आपसे सीनियर ने पढ़ाओ, कोई नहीं पढ़ता। केवल अपन 2 पैक चेक पढ़ते थे, एक ओपन चेक और एक कौन सा पढ़ते थे? बियर चेक, ओपन चेक और क्रॉस चेक, 3 चेक पढ़े जाते हैं। अपन इतने पढ़ लिए, काय को एक्स्ट्रा दिमाग है? इतना दिमाग है उतना ही भरो डाटा जितना जरूरी है। अब हम बताने के लिए तो अभी हमारे पास किताबों में 10 लिखे हैं, तुम वही कहोगे बड़बड़ाते कि सर सब कुछ मिक्स हो गया। मिक्स वेज ना बनाओ, सीधा सीधा खाना खाओ, ठीक है, जिसमें समझ में आए, नहीं तो दिक्कत आएगी। क्लियर हुआ? तो अगर बैंकर से ड्रॉवर मना कर देता है कि भैया पेमेंट नहीं करना है, वो नहीं करेगा पेमेंट, और जब नहीं करेगा तो बैंक की लाइबिलिटी कैसे होगी खत्म? तो बैंक हमेशा उसको डिसऑनर कर देता है। डिसऑनर मतलब उस पर ऐसी खींच देता है और रीजन लिख देता है। वो सीधा सीधा पीछे लिख देगा कि भैया ड्रॉवर ने मना किया है इसलिए हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए लिख देता है, वो डिसऑनर करेगा। आप बोलोगे डिसऑनर करने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा लौटा देता। तो भैया बैंक को तुम गर्दन ना पकड़ोगे कल के दिन। कल के दिन समझो तुम झूठ बोले कि हमने तो बैंक को मना ही नहीं किया था, तो फिर बैंक के ऊपर लाइबिलिटी आ गई। अब सामने कोर्ट में केस हो गया, ड्रॉवर नहीं कर दिया कोर्ट में केस, जब ड्रॉई उसके पास पहुंचेगा कि तुम पैसा काहे नहीं दे रहे, बोले यार हमें नहीं पता यार, हमारे अकाउंट में तो यार 5 लाख रुपए है, और देख लो उसने अपना स्टेटमेंट दिखा दिया, देखो अभी वो नहीं आ जाता आजकल यूनो बैंक, योनो से या किसी से, देखो 5 लाख है। कह रहा यार है तो यार, बोले फिर पेमेंट क्यों नहीं दिया? बोले पता ही नहीं यार क्यों नहीं दिया। तो बैंक नहीं फंस जाएगा? तो बैंक क्या कर देता है? उसको डिसऑनर कर देता है कि भैया रीजन बताएगा, और डिसऑनर में रीजन लिख देता है
कि हम पेमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं, हमने 20,000 रुपए मांगे, उसके अगर 5 लाख रुपए क्यों नहीं पेमेंट करी, लिख देगा कि भैया इसलिए पेमेंट नहीं किया क्योंकि सामने वाले ने मना कर दिया, लिख देगा इसलिए नहीं किया पेमेंट क्योंकि भैया अमाउंट में पैसा तो है लेकिन आपने जो लिमिट सेट करी थी उससे ज्यादा है, तो वो आपको लिख देता है चीजें। लिखेगा कि नहीं लिखेगा, अदरवाइज वो भ्रम की स्थिति ना बन जाएगी। या आगे आ जाती है तीसरा, और क्या हो जाएगा, जब ड्रॉवर की मृत्यु हो जाती है, ड्रॉवर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन ड्रॉवर की डेथ के बारे में उसे सूचना मिल जाए बैंक को, ऐसा नहीं कि आज वो निपट गया फिर उन्हें पता ही नहीं चला, उन्होंने पेमेंट कर दिया फिर पेमेंट हो गया तो वो सही है। अगर आपको सूचना दे दी किसी ने जाके कि भैया पेमेंट क्या हो गया, फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो दोबारा चेक लिखा जाएगा। मैंने बताया था ना क्या होता है, फिर चेक उसके कौन लिखेंगे, उसके एलाल लिखेंगे। इसलिए एलाल लिखेंगे, समझिएगा कि आपने उस पर पेमेंट कर दी है या पेमेंट गलत हो गया, सही हो गया, कोई दिक्कत आ गई, कल के दिन केस की बात आएगी तो क्या मरे हुए व्यक्ति पे केस करोगे, नहीं, तो उस पर क्या हो जाती है, लाइबिलिटी किसकी बना, उनकी एलआर। तो एलआर तो कल के दिन खड़ा हो जाएगा कि ना हमने चेक पे साइन किया ना हमारा कोई मतलब, हमें क्यों लाइबिल बना रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो एलआर लाइबिल एलआर को बना रहे, तो अगर बैंक वाले को सूचना मिल जाए कि ग्राहक की डेथ हो गई ड्रॉवर की, तो वो क्या कर देगा, उस चेक को बाउंस कर देता है। मतलब उससे ये कह देगा कि, और इस वाले बाउंस पे लाइबिलिटी नहीं बनती, वो बल्कि ये कह देगा कि जब दूसरा चेक लिखवा, जब दूसरा चेक किससे लिखवाना है, उसकी जिसको उसकी संपदा जाएगी। मैंने आपको बताया था, आपको सब एनआई में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जो व्यक्ति को, जो मृतक व्यक्ति है जिसको उसकी संपदा जाएगी, आप उससे चेक क्या कर सकते हो, नया चेक लिखवा सकते हो। इसके बदले आपको कुछ पैसा वगैरह लगता है वो आपको देना पड़ सकता है। क्लियर हुआ? इसको अब देखो, नुकसान की बात क्या है, दूसरा चेक मिल रहा है ना, एलआर कैसे मना करेगा, अगर उसको वहां तक असिस्ट मिली है, असिस्ट मिले हैं तो उसको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो कोर्ट जाइए। लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए समझ लीजिएगा, जिस व्यक्ति ने चेक लिखा वो मर गया, कल के दिन चेक को लेकर प्रॉब्लम आ गई, किसके ऊपर केस करोगे? आप बोलोगे ड्रॉवर के ऊपर, ड्रॉवर तो मर गया, तो लाइबिलिटी भी तो बनानी है ना। तो अब आप बोलो कि उसके एलआर के ऊपर केस कर दो, एलआर कहेगा हमारे ऊपर काय कर रहे हैं, हमने ना चेक लिखा ना हम जानते हैं। तो जब वो लिखेगा तभी तो जानेगा, उसको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम इन चीजों को ध्यान देते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, लेकिन सूचना मिलना क्या होता है, जरूरी होती है। लेकिन अगर सूचना नहीं मिला और फिर उसने पेमेंट कर दिया तो फिर उसका अधिकार हो जाता है खत्म, फिर जो होगा फिर वो बैंकिंग लॉ के हिसाब से चीजें चलती है। आगे आ जाते हैं, ग्राहक पागल हो जाए ड्रॉवर, और बैंक को पता चल गया पागल है, तो बैंक पेमेंट ना करेगा। पागल का भैया कौन रिस्क ले, पागल तो अपने पागलपन में बच जाएगा, हम फंस जाएंगे, बैंक वाला कहेगा। तो इसलिए लाइबिलिटी जो किसी की बनानी है ना, तो फिर क्या होगा, वो उस चेक पे पेमेंट को रोक देता है। इसके ड्यूस वर्सेस नन का केस भी आता है, ड्यू वर्सेस नन का। इसमें है प्रतिवादी निर्णय जब तक पुनः ग्राहक मतलब क्या हो जाता है, वो ठीक नहीं हो जाता, तो जैक उसमें क्या करता है, पेमेंट नहीं करेगा। पागलपन की अवधि तक भुगतान या खाते से लेन देन स्थगित रहता है, जब तक वो पागल रहता है कोई पेमेंट नहीं होता। क्या है, ड्यू वर्सेस नन। ठीक है, 1897 इंग्लैंड का केस है, हमारा तो 1882 में आ रहा है, ये 1881 में, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। 1879। जब ग्राहक ने खाता बंद कर लिया हो, पहले तो तुम्हारा खाता खुला था, तुमने चेक जारी किया, मैंने कहा विनोद को मैंने चेक जारी कर दिया अगली 15 तारीख का, या मैंने आज ही का चेक किया, इन्होंने डाला नहीं और मैंने आपका जाके क्या कर दिया, खाता ही बंद कर दिया, तो पेमेंट कैसे देगा? तो भैया मैंने पढ़ा था, बोला था ना कि जो बैंक आपको पेमेंट करता है, आप चेक में पढ़ोगे, वो उस खाते से करता है जो बैंक के साथ आप मेंटेन करते हो। मेरे अकाउंट में अगर 5 लाख है तो उसी से पेमेंट करेगा, बगल वाले से तो ही ना कर देगा। ये बोले नहीं आज आन के मैं नहीं, पिताजी से कर दे, नहीं, पिता अलग पार्टी, मैं अलग पार्टी हूँ। तो बैंक को क्या किया जाता है, बैंक अकाउंट को क्लोज किया जाता है। बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया, क्या होगा, है डिसऑनर होता है। जब चेक नियम विरुद्ध होता है, अगेंस्ट द रूल, जब चेक अगेंस्ट द रूल होता है। अब देखो आपको पता होगा बैंकिंग के कुछ रूल होते हैं,
हम भले नहीं पढ़ते लेकिन बैंकिंग में कुछ रूल होते हैं, और अगर कोई चेक बैंकिंग के रूल के अगेंस्ट क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, तो फिर क्या होगा उस कंडीशन में बताइए, उसको डिसऑनर कराया जाएगा। जैसे हस्ताक्षर मिलने चाहिए, जिसने साइन किया है, जैसे ड्रॉवर के साइन नहीं मिल रहे, जो पेई है उसको पैसा मिलना है, मैंने उसका नाम लिखा है पेई का, तो पेई से मैंने मांगा कि भाई अपना कुछ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, तो वो दे ही नहीं पा रहा। जैसे ओवर राइटिंग है, अमाउंट में क्या है, जैसे मुझे लग रहा है कि ये यार 6,000 तो यहां तक तो ठीक था, अब यहाँ पे ऑनली लिखा था व्यक्ति ने जो छोटे छोटे 2-3 जीरो, हमने ये बड़े दिख रहे हैं, ये छोटे दिख रहे हैं, जहां पे हमें क्या समझ में आया, और राइटिंग मैच नहीं हो रही, ओवर राइटिंग है। ऐसी कंडीशन में बैंकिंग लॉ कहता है कि चेक पे पेमेंट मत करो, अदरवाइज बैंक वाला फंसेगा, तो इसलिए वो क्या कर सकता है, डिसऑनर कर सकता है। क्लियर हुआ, ओवर राइटिंग कर देना, चेक ना मिलना, तो ये सारी कंडीशन होता है। जब चेक पुराना हो जाए, इसके बाद चेक पुराना हो जाता है, अर्थात वैलिडिटी के बाहर हो जाता है। कितनी वैलिडिटी है, 3 मंथ। 3 मंथ जनरली होती है, या कोई एग्रीमेंट करके रखा, वो कह रहा भैया 3 महीने ना रोकेंगे, हमें 1 महीने बाद अपना एग्रीमेंट, वो सीधे हमने विरोध को जब चेक दिया, हमने कहा देखो चेक की अवधि 3 महीने है, लेकिन मैंने इनके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि भैया सीधी सीधी बात है कि मुझे 1 महीने बाद अपना अकाउंट बंद करना है बैंक से, तो 1 महीने में अगर लेके पैसा ले पाओ तो ले लो, नहीं तो जाओ। तो इन्होंने कहा दे दो, मैंने दे दिया। अब ये 1 महीने बाद पहुंचे, या जनरली 3 महीने बाद पहुंचे, तो उसकी वैलिडिटी क्या हो गई, खत्म। और वैलिडिटी के बाद अगर आप चेक लेके पहुंचोगे तो चेक की कोई महत्व नहीं रहता है। क्लियर हुआ, जब चेक क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है। जब चेक खो जाता है, क्या हो जाता है, लॉस्ट। और लॉस्ट हो गया और उसने किसको सूचना दे दी, बैंक वाले को, कि भैया हमारा चेक खो गया, इस नंबर का है, देखना। तो आप अगर नॉर्मली उसमें कोई नाम नहीं था जब वो खोया, मैंने इसलिए बताया था ना कि नॉर्मल क्या करते हैं, इसलिए क्रॉस कर देते हैं चेक को। चेक खो गया, नाम नहीं था, समझो मेरा चेक किसको मिल गया, किसी और को मिल गया, वो क्या किया, बैंक बढ़िया उसने अपना नाम भरा, पहुंच गया, तो बैंक वाला देखेगा अच्छा आ गए भैया, ठीक है, आ गए लेने, ठीक है, तो उसने देखा कि भैया यही वाला चेक लेने आयो, तो आपको पेमेंट नहीं कर रहा। आप बोलो कैसे पेमेंट नहीं कर रहे हो, मैं तो ब्लैंक चेक लिया, मेरा नाम है, ये है वो है। तो अगर आपको चेक खो गया था तो आपको जानकारी दे, देखो जानकारी लग गई तो फिर आप उसमें पेमेंट नहीं करोगे। इसके बाद किसी अदर रीजन से ये लॉस हो गया, देखो वैलिडिटी आ गई है, लॉस हो गया, या जो उसको क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना पड़ेगा ना, पेमेंट डिमांड पे अपन करना है तो प्रेजेंट करना पड़ेगा। प्रेजेंट जो कर रहा है उसका जो टाइटल है, जिसका हक है, वो कैसा, डिफेक्टिव है। किसी रीजन की वजह से हमें लगता है उसका टाइटल डिफेक्टिव है, उसे पैसा नहीं मिलना चाहिए। जब सामने वाले का टाइटल डिफेक्टिव है तो बैंक उसे क्या नहीं करता है, भुगतान नहीं करता है, ठीक है, उसको भुगतान क्या नहीं किया जाएगा, पेमेंट नहीं किया जाएगा। और आखिरी डिसऑनर का है कि अगर लॉ का कोई आदेश है, जैसे लॉ भी क्या करता है, आदेश जारी करता है, अगर लॉ का आदेश कोई आ गया है, देयर इज अ ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, या कोर्ट का है या लॉ का कोई ऑर्डर है, उसके तहत मना किया गया कि इन इन प्रकार के चेकों में, इन इन लोगों के चेकों में इस तरीके से पेमेंट नहीं किया जाएगा, तो उस पर भी आपको पेमेंट नहीं करना है। आखिरी आ जाता है विधिक क्लियर हुआ, क्या टाइटल डिफेक्ट होगा, किसी का भी हो सकता है, जो स्वामी है किसी का भी टाइटल डिफेक्ट हो सकता है, दोनों पार्टीज का। जिसका हमें टाइटल डिफेक्टेड लग रहा है कि भैया जो भेज रहा है उसका टाइटल डिफेक्टेड है, मतलब जिसने चेक इशू किया उसका टाइटल डिफेक्टेड है, हमें लगता है यार जो हमारा ग्राहक है ये उसके साइन नहीं है, अब उसका चेक किसी ने खोल उनके लड़का ही ने उनका क्या किया, चेक तो ले लिया और साइन कर दिए पापा के, तो टाइटल डिफेक्टेड है। जो जारी कर रहा है उसका टाइटल, या जो लेके आया उसका टाइटल डिफेक्टेड है, या वो खुद साइन करके ले आया गलत तरीके से। तो टाइटल अगर किसी का भी डिफेक्टेड आपको लगे, मतलब वो सही नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, इसको कर दोगे। दोनों का डिफेक्टेड हो सकता है टाइटल। कितना, हाँ जो मैंने ऑलरेडी बता दी, जितना एसेस्ट में लगा उतने के लिए लाइबिलिटी होगा, उसके ऊपर उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। टाइटल मतलब होता है जिसने जैसे जारी किया, मैंने जारी किया, आपको जारी किया एक चेक, तो मेरे टाइटल में डिफेक्टेड है, मैं वो हो ही नहीं हो जो चेक जारी कर रहा हूँ। समझिएगा, एक व्यक्ति मर गया, मुझे उसकी चेक बुक मिल गई और मैंने साइन आई ना उसके, उसी के जैसे साइन मैंने देखा कि उसके इस टाइप के साइन है, मैंने करके आपको दे दिया,
बैंक को लगा कि यार इसका टाइटल जो जारी सब कुछ है, चेक है, साइन है, सब कुछ, डेट लिखी है, नाम लिखा है, सब कुछ है। बैंक को लगा यार जिसने जारी किया उसके टाइटल में कोई ना कोई दिक्कत है, टाइटल का देखा मतलब उसको हक नहीं है सीधा सीधा ऐसा करने का, बैंक फिर पेमेंट नहीं करेगा। या सेम चीज आपके साथ लग जाए तो फिर बैंक क्या नहीं करता, पेमेंट नहीं करता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? आया समझ में? टाइटल, किसी का भी टाइटल डिफेक्टेड हो सकता है। यहां तक किसको अब समझ में नहीं आया? इसके साथ साथ कुछ और रीजंस भी हैं, और भी हैं, जैसे जब अकाउंट पे ही चेक जारी किया जाए और उस पे मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफिक बैंकर का नाम लिख दिया, स्पेशल क्रॉसिंग कह रहा था। स्पेशल क्रॉसिंग में तो आपको उसी बैंक में जाना पड़ेगा ना पैसा लेके जहां पे उस बैंक को मेंशन कर दिया मैंने, समझिएगा। जब क्रॉसिंग की थी मैंने इस प्रकार से और लिख दिया एसबीआई, और एसबीआई लिख के नाम किसको डाल के दे दिया, समझो मैंने यहाँ पे दे दिया विनोद का नाम डाल के दे दिया। विनोद कह रहे हवाई के पीछे पड़ गए सर, ठीक है, अब तुम फेवरेट स्टूडेंट हो, ठीक है, चलो मजाक नहीं कर रहे, ऐसे ही मजाक चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं, सभी फेवरेट है। एसबीआई नाम लिख दिया, एसबीआई लिख के क्या लिखा, विनोद लिखा, विनोद को पे ही हो गए, विनोद लेके पहुंचे ऐसे अकाउंट, ये कौन से अकाउंट में लेके पहुंच गए, इनका अकाउंट था एचडीएफसी से, तो क्या इनको पेमेंट मिलेगा? इसका मतलब था कि अकाउंट को पे आपको इसको प्रेजेंट करना है और एसबीआई में, जब एसबीआई में तुम्हारा अकाउंट नहीं है तुम्हारा एचडीएफसी वाला भगाना देगा तुम्हें। यार चेक, तुम विनोद यार कैसे आदमी हो, लेके तुम आए हो चेक कहाँ का, एचडीएफसी बैंक में लिखा है वहां पे एसबीआई, जाओ घर बाद में आना, तो ये हो जाएगा, ये यहां भी वो आपको क्या कर सकता है, लौटा सकता है। सही लौटाया कि नहीं लौटाया इनको? सही हुआ कि नहीं हुआ? और सुन लो डिसऑनर की कंडीशन, अब याद रख लो, भले ना लिखा हो कहीं पे, ये जानकारी के लिए, कल के तुम चेक बड़े आदमी बनोगे, बड़े आदमी बनोगे चेक तो इशू करने ही पड़ेंगे, तो गरीब गरीब आदमी चेक इशू नहीं करते, बड़े आदमियों की काम करो, भले ही रखे रहो ऐसे ही मतलब सामने जब किसी के जाओ तो ऐसे ही मारते रहो साइन आइन, हाँ भाई कितने का चेक, और बाद में उसी को अपने जेब में रख लो, इशू ना करो, ऐसे तो सीन ही मारते रहो, थोड़ा सा मतलब लगना चाहिए कि हाँ यार भाई व्यक्ति, आजकल क्या चल रहा है दुनिया में, दिखावट दिखावटी, आप देखिए इंस्टा की दुनिया पूरी फेक है, आदमी मतलब वो काला पानी लिए घूम रहे हैं, कल एक रील्स बनी थी वो ब्लैक वाटर है, आदमी कह रहा नाली आली का तो नहीं भर ले आया, मतलब सब दिखावटी चल रहा है। आज तक अभी तक सुनते थे पानी सफेद होता है, नीला होता है, अब सुन रहा है पानी काला होता है, अब पता नहीं का होगा। तो हर आदमी एक दूसरे से अलग दिखना चाहता है, और अलग दिखने के लिए क्या कर रहा है, आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है, यही तो हो रहा है यहाँ। कहाँ से कहाँ कर रहा है, मतलब देखो लड़का लड़की बन रहे हैं इंस्टा में, लड़की लड़का बन रहे हैं, कोई कुछ भी बना जा रहा है, बस यही है कि सबको अलग दिखना है। तो आप भी क्या करो, अगर अलग दिखना है तो थोड़ा भी नहीं, जब बनन जाना तो बढ़िया एक चेक रखा, कहीं गए हाँ भाई क्या है, अपने एक आदमी बगल में खड़े रहे, वही आपसे मांगे, अरे साहब बहुत गरीबी चल रही है, कुछ पैसा ही सा दो, साहब ने मारा सीधे 1 लाख का चेक और यहाँ से दिया उसने, बाद में तुम्हें लौटा दिया, अरे साहब बोले यार बढ़िया साहब आदमी है, 1-1 लाख रुपए है, किसको देना है, कौन सा बैंक में जाना, अपनी आदमी को बगल में खड़ा रहना, वही आके बोलेगा हमेशा। चलिए खैर मजाक चल रहा है, ऐसा नहीं करना है बल्कि, लेकिन ये चेक एक थोड़ा सा अच्छी चीज हो, चलिए पता होना चाहिए। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि अकाउंट को 2 लोग खोलते हैं, ज्वाइंट अकाउंट होता है, 2 या 3 या 5 लोग, ट्रस्ट वगैरह के अकाउंट होते हैं, 3-4 लोग खोल लेते हैं ज्वाइंट अकाउंट, कंपनी के होते हैं। उसमें क्या होता है, जब भी सबके साइन होने चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट खोला, चेक जारी किया, सबके साइन होने चाहिए, चेक एक ही में साइन है, और चेक लेके पहुंच जाओ, बैंक पेमेंट करेगा, करना ही पड़ेगा, चेक आपको लौटा देगा, ये भी एक प्रकार का डिसऑनर हुआ। डिसऑनर का मतलब सीधा सीधा ये नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो, डिसऑनर का मतलब कोई गलती की वजह से भी हो सकता है, वो तो आपको लौटा देगा ना। जैसे समझो आपने किसी को खाने पे बुलाया और किसी रीजन से आपने कह दिया कि भैया खाना नहीं बना, जाओ, उसका नुकसान वो हो गया, डिसऑनर हो गया कि नहीं हो गया उसको? डिसऑनर मतलब आपके पास आया, घर पे आया कोई और आपने उसको खाना ना खिलाया और बिना खाना का भेज दिया, ये उसका डिसऑनर हुआ, वो कह देगा तुम्हारी जिंदगी में घर ना आएगा, अगर स्वाभिमानी होगा। चेक के साथ भी यही है कि चेक तुम्हारे पास गया, क्यों गया वो व्यक्ति लेके, पेमेंट के लिए, तुमने बिना पेमेंट के लौटा दिया, उसका डिसऑनर हो गया, मतलब बोल दे मुंह लटका के आ गया वापस बेचारा, उसका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर भैया 2 लोगों के साइन थे, 3 लोगों के साइन थे, 4 लोगों के साइन थे, होने थे लेकिन हुए नहीं, एक ही के साइन है, 2 ही के साइन है, सबके नहीं थे क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट था, सबके होने चाहिए थे, तो ये भी डिसऑनर की कंडीशन मानी जाती है। पोस्ट डेटेड चेक भी कंडीशन होती है, पोस्ट डेटेड चेक भी बता दिया मैंने आपको, ऑलरेडी बता चुका, पोस्ट डेटेड चेक भी डिसऑनर ही होता है।
क्योंकि बैंक मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ लोग पेमेंट कर देते हैं वो चीज अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि पोस्ट डेटेड चेक की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने डेट डाल दी चेक में 10 तारीख की और आप उसको 5 तारीख को लेकर चले जाओगे तो बैंक सामान्यता 99.99 कंडीशन में आपको लौटा देगा कि भैया पेमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चेक क्या हो चुका है, डिसऑनर करेगा ना आपका पहले, लेकिन 10 तारीख को जाओगे देना वो आपका क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। क्लियर हुआ? हस्ताक्षर नमूने नहीं मिलते, ऑलरेडी बता चुका हूं। जब चेक को क्या किया जाता है, ड्यू कोर्स में प्रेजेंट नहीं किया जाता। खटा फटा चेक आपने पेश कर दिया, आधा कटा है, नाम ही नहीं दिख रहा, आधा उसमें इंक ही गिर गई, इंक ही फैल गई, पानी गिर गया, समझ ही नहीं आ रहा। ये ड्यू कोर्स में भैया चेक साफ सुथरा होना चाहिए, समझ में आए, एक अक्षर ही जो नंबर भी चाहिए, नंबरिंग वगैरह होती है, इस प्रकार से बहुत सारी नंबरिंग की मिट्टी हुई जाती है, ड्यू कोर्स नहीं माना जाता। चेक साफ सुथरा होना चाहिए। अगर उसमें कोई डिफेक्टिव है, उसमें नाम ही गायब है, जीरो ही नहीं पता चल रहा, ऑनली भी नहीं लिखा, किसी के साइन ही नहीं है, तो ये चेक आपका नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार के सारे क्या होते हैं, ये डिसऑनर के बहुत सारे तरीके होते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई? बताइए, यहां तक चीजें समझ में आई कि अभी भी नहीं आई? बोलो जब तो समझ में आएगा। अब कौन जिसको चेक के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया? कोई ऐसा जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि सर ने पता नहीं का बता दिया, ऐसा कोई तो नहीं है? ठीक है, ऐसा कोई जिसको कुछ भी समझ में ना आया हो? अच्छा ये बताइए, एक प्रश्न आया हुआ है, क्या चेक में किसी प्रकार का स्टाम्प लगता है? स्टाम्प चेक में नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिस नोट में लगता है, चेक में किसी प्रकार का, एग्जाम में पूछा गया था क्या चेक में किसी प्रकार का स्टाम्प लगता है, तो नहीं लगता। मार्क चेक क्या होता है, नहीं समझ में आया? मार्क चेक होता है एक प्रकार के चेक की को चेक कराना, चेक को चेक कराना। जैसे टीचर के पास आए और आपने क्वेश्चन चेक करा लिया तो आपका हो गया, चेक को सर ने मार्क कर दिया, मार्क होता है ना, ऐसे साइन लगा दिया, इस प्रकार ये मार्क कर दिया। चेक को लेके आपके मन में कोई संदेह है या ना भी हो, कुछ भी हो, आप बैंक के पास गए, आपने उसको बोला कि इस चेक को चेक कर दीजिए, उसने उसको देखा उस चेक को और कह दिया कि ये चेक ठीक है, उस पर वो क्या लगा देता, अपना सील साइन लगा देता है कि चेक सही है। इसका मतलब वो चेक क्या है, बिल्कुल ठीक है, कल के दिन आप उसे प्रस्तुत कर सकते हो। तो अगर किसी चेक के संबंध में उसने सर्टिफाइड कर दिया है, क्या सर्टिफाइड कर दिया कि चेक बिल्कुल ठीक है, ऐसी चेक को हम क्या बोलते हैं, मार्क चेक कहा जाता है। हाँ वो उसके लिए नहीं है ना, बहुत सारी चीजें अलग है, सबके लिए थोड़ी ना है वो। दो चीजें थी मेन, बिल ऑफ एक्सचेंज पे लगता है और प्रॉमिसरी नोट पे लगता है। ठीक है, चेक पे कभी भी स्टाम्प नहीं लगता। आप लिख लीजिए, गलत नहीं होगा क्वेश्चन, चेक पे स्टाम्प नहीं हो सकता, हमेशा मांग पर ही क्या होता है। अच्छा ये बताइए, चेक देशी विदेशी दोनों हो सकते हैं? नहीं, चेक केवल देशी होता है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट हो सकता है, ये देशी विदेशी दोनों हो सकते हैं, ये लिखा हुआ है लॉ में, अपन डीपली नहीं पढ़ते, लेकिन जो चेक होता है वो केवल देशी होता है। देशी मतलब वो इनलैंड ही होता है, वो भारत में ही लिखा जाएगा, विदेश से नहीं लिख सकता। विदेश में लिखोगे तो चेक में क्या होगी, हेडिंग वहां के बैंक का नाम लिखेगा, तो यहाँ वाला काय को कैश करेगा। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में इस प्रकार की चीजें नहीं होगी, ड्रॉई अपन को भी ड्रॉई भी तो बन रहा है ना, इसलिए ये कंडीशन आ रही है। कोई भी चेक की मार्क के लिए भेज सकता है, कोई भी ले जा सकता है, मेनली होल्डर ही ले जाएगा ना, जो ले जाएगा उसको होल्डर बोलेंगे। तो चेक चेक करने के लिए कोई भी ले जा सकता है। यहां तक समझ में आया? अब एक आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूं, सारे लोगों को, दैट इज कि आप लोगों को दो चीजें देखनी है। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में कल आपको 5-5 अंतर या 7-7 अंतर लिख के लाने हैं। ये मेंस में भी क्वेश्चन आता है, देयर आर, यू हैव टू राइट डाउन 7 डिफरेंसेस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो उसको अपन देखेंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन में अपन क्या करेंगे, आगे 138 के बाद भी चर्चा करेंगे, जो बेयर एक्ट में है। ये भी 138 से ही था, 148 तक, लेकिन अब आपको 2 दिन लगभग लगेंगे, 2 दिन में आपका पूरा एनआई खत्म हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझ के आइएगा और एक बार कोशिश करिए, अगर हो पाए तो अपने वे में सेक्शन 138 से लेके 148 रीड कर लेना। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम बैठे हैं। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिएगा, डेफिनेटली बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए मिलते हैं, हैव अ गुड डे।